नमस्कार, मैं अविनाश पाठक और आज हम बात करेंगे कि मऊ ज़िला, हमारी जो सीरीज़ चल रही है उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों के बारे में हम हर एक ज़िला का अलग अलग विश्लेषण कर रहे हैं और ज़िले के बारे में जानकारी यहाँ पे उपस्थित करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने अभी आजमगढ़ मंडल स्टार्ट कर दिया है, मतलब पहला हमारा चल रहा है आजमगढ़ मंडल। अब हम वीडियो इस तरह से बना रहे हैं कि एक एक मंडल ले रहे हैं, 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में, तो एक एक मंडल लेके चलेंगे जिससे कि समझने में और जानने में हमें मज़ा आएगा। क्योंकि और ये जो हम बता रहे हैं ये यूपी पीसीएस के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और उत्तर प्रदेश स्पेशल कोई भी एग्ज़ाम हो, उत्तर प्रदेश में कोई भी भर्ती आएगी किसी भी विभाग में, रेलवे हो, पुलिस हो, यूपी पीसीएस हो, शिक्षक भर्ती हो, कोई भी भर्ती हो, उसमें सब में ये काम आने वाला है। हालांकि जानकारी हम बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन जो भी है वो सबके काम की चीज़ें हैं। और जो पढ़े होंगे उनको तो पता ही होगा, हालांकि मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें डाल दे रहा हूँ, आके इतिहास में उठा के डाल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें डाल रहा हूँ। तो आजमगढ़ मंडल जो हमारा चल रहा है, तो आजमगढ़ हो गया है, उसके अंतर्गत अब अगला ज़िला जो है वो मऊ ज़िला हम लेके चल रहे हैं और ये हमारा दूसरा वीडियो है मऊ ज़िले का, ठीक है। तो जो मऊ ज़िला है ये आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत आता है और घाघरा नदी इसकी उत्तरी सीमा को बनाती है और ये दक्षिण सीमा को तमसा नदी को छूती है। मऊ ज़िला जो है ये घाघरा नदी इसकी उत्तरी सीमा को बनाती है और जो दक्षिण सीमा है उसको तमसा नदी छू कर निकल जाती है, ठीक है। मऊ ज़िला जो है ये शब्द जो है ये तुर्की भाषा का शब्द है। मऊ जो शब्द है, मऊ, ये तुर्की भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है बल्लभगढ़ या पड़ाव या छावनी। जो मऊ ज़िले का नाम है ये तुर्की भाषा के एक शब्द है, ठीक है। छावनी के नाम इसको समझ सकते हैं हम कि इसका जो अर्थ होता है ये छावनी होता है, ठीक है। और अगर हम इसकी विकास की बात करें कि मऊ ज़िला का विकास कैसे हुआ है, तो जब हम इसका इतिहास अभी पढ़ेंगे जब सेशन के लास्ट में, तो हम उसका इतिहास बताएंगे। आखिरी सेशन हमने इसका इतिहास ही रखा है, लेकिन उससे पहले हम जान लें कि ये कैसे विकास हुआ है। तो मऊ ज़िले में कल्पनाथ राय, जो कल्पनाथ राय हैं, इनका मऊ ज़िले को विकासशील बनाने में, मतलब विकास को इसके बढ़ाने में कल्पनाथ राय की बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ये जो है कि इनका जो सपना था, जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो लखनऊ है, उसी तरह ये मऊ ज़िले को एक छोटा लखनऊ बनाना चाहते थे, राजधानी नहीं, लखनऊ शहर जो है उस तरह का शहर मऊ को बनाना चाहते थे। और काफ़ी उन्होंने प्रयास भी किया और मऊ ज़िले को विकसित करने में कल्पनाथ राय जी का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, कल्पनाथ राय थे कौन, ये हम बताते हैं आपको कि ये थे कौन के। ये घोसी लोकसभा सीट है, घोसी लोकसभा सीट है, वहाँ से ये 4 बार सांसद चुने गए थे। कल्पनाथ राय घोसी लोकसभा सीट से 4 बार सांसद चुने गए थे और 3 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे कांग्रेस के पार्टी से, ठीक है। और ये मऊ ज़िले, अच्छा, ये कल्पनाथ राय घोसी लोकसभा सीट से 4 बार सांसद थे, 3 बार राज्यसभा में गए थे, लेकिन ये मऊ ज़िले का विकास करने के लिए इतना प्रेरित क्यों थे और इतना उत्सुक क्यों थे, तो ये देखिए सबको समझने वाली बात है कि अब समझेंगे, ये जानेंगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा। मऊ ज़िले में इनका जन्म हुआ था, कल्पनाथ राय जी का मऊ ज़िले में जन्म हुआ था और वो अपनी जन्मभूमि से इतना प्यार करते थे कि उसके विकास के लिए उनका लोकसभा जो है ये घोसी है और मऊ को ये विकसित करने के लिए बहुत ही मेहनत करते थे। और अब समझ लीजिए 4 बार के सांसद थे, 3 बार के राज्यसभा सदस्य थे, तो ताकत का अंदाज़ा तो आप समझ ही सकते हैं, जो संविधान निर्माण में संविधान सभा का सदस्य हो, तो बहुत ही मेहनत की थी। अब आगे चलते हैं हम, अगर इतिहास की बात करें, जो मऊ ज़िले का इतिहास है इसकी बात करें, तो ये जो अभिलेखों से हमें जानकारी प्राप्त होती है मऊ ज़िले के बारे में, तो ये 1500 वर्ष पुराना है। मऊ ज़िला जो है 1500 वर्ष पुराना है। तब 1500 वर्ष
पहले तो मऊ जिला रहा नहीं होगा, 1500 वर्ष पहले क्या था क्या नहीं था वो हमें पुराणों के हिसाब से या इतिहासों के हिसाब से, अभिलेखों के हिसाब से पता चलता है। तो उनके अनुसार जो यहाँ पे पता चला है कि यहाँ के सबसे पुराने निवासी जो हैं, मऊ के जो सबसे पुराने निवासी हैं वो आदिवासी थे और नट माने जाते थे। मतलब यहाँ के जो पुराने निवासी थे ये नट माने जाते थे और यहाँ की शासन व्यवस्था जो थी नटों के हाथ में थी। जो नट थे यहाँ के, उनके हाथ में यहाँ की शासन व्यवस्था पूरी थी। और ये अच्छा, जो शासन व्यवस्था थी, मऊ जिला था, यहाँ से नदियाँ गुजरी हैं, तो नदी के किनारे जो थे ये ज़्यादातर जंगली क्षेत्र था। जो मऊ जिला था ये जंगल से घिरा हुआ क्षेत्र था। और सबको पता है कि आदिवासी जो होते हैं अक्सर जंगलों में रहा करते थे, तो वहाँ पे नटों का नट बाहुल क्षेत्र था जो आदिवासी थे और उनका शासन वहाँ पे चलता था। अब हम बात करते हैं पुराणों के हिसाब से। अगर पुराणों के हिसाब से हम जानें कि मऊ जिले का इतिहास क्या था पुराणों के हिसाब से, तो उसमें त्रेता युग से हम बात करते हैं। त्रेता युग में महाराज दशरथ जो थे, दशरथ को सब कोई जानता है, अयोध्या के राजा थे, सूर्यवंशी थे और प्रभु श्री रामचंद्र के पिता थे। तो दशरथ के शासन काल में इस स्थान को ऋषियों की तपोस्थली कहा जाता था। जब राजा दशरथ का शासन था उस समय जो मऊ है वो नदियों किनारे जो पेड़ वृक्ष वगैरह जंगल थे, ऋषि वगैरह जाते थे जंगलों में ही तपस्या करते थे। तो जंगल अधिक था तो वहाँ पे स्वाभाविक रूप से ऋषि तपस्या करने के लिए जाएंगे। ऋषि वगैरह फल खाते हैं, नदियों का पानी पीते हैं और शांत वातावरण में रहना चाहते हैं, तो जंगल से बेहतर कोई जगह नहीं मिल सकती है। तो इस हिसाब से तो ये हो गया। और ये तमसा तट पर वाल्मीकि ऋषि जी का आश्रम है, ठीक है। वहाँ पे मऊ जिले में तमसा जो नदी है उसके तट पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। अब वाल्मीकि के बारे में हर कोई जानता होगा कि रामायण को लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि जी थे। और जब सीता जी गई थी, वन में भेज दिया गया था राम के द्वारा, जब राम राजा बने, लंका जीत के आए थे, तो कुछ गांव में मतलब अयोध्या राज्य में कुछ लोगों ने कुछ कानाफूसी की होगी, तो फिर राजा राम के पास ये खबर पहुंची, तो आरोप जब लगा सीता के ऊपर तो उसको साबित करने के लिए सीता जी को वन में भेज दिया गया था। खैर वो दूसरी बात है। आइए हम आते हैं मऊ जिले पर, इसके इतिहास में। तो अच्छा, एक और रोचक बात यहाँ पे, लेकिन ये विवादित है, पता नहीं सत्य है या असत्य है, लेकिन ये कहा जाता है कि जब रामचंद्र जी को राजा दशरथ जी ने वन के लिए जाने के लिए कहा था, वन में जाने के लिए कहा था 14 वर्षों के लिए, तो कहा जाता है कि रामचंद्र जो थे, इनकी जो प्रथम रात्रि थी, अयोध्या से चल के जब आए थे, इनकी जो पहली रात थी, मतलब पहली बार जब ये विश्राम किए तो यहीं पर किए थे। अब सत्य क्या है ये तो पुराणों के हिसाब से पता चलेगा, लेकिन जो कहा जाता है ये चीज़ें हैं। और अब हम आते हैं एक्चुअल इतिहास में, जो हमारे आसपास का था 1028 में, ठीक है, 1028 1028 के आसपास बाबा मलिक कासिम यहाँ आया था, ठीक है। और 1028 के आसपास बाबा मलिक कासिम यहाँ आया था और उस समय यहाँ पे शासन जो था मऊ क्षेत्र में, यहाँ पे शासन नटों का था, ठीक है। जो पहले से मैं बता दिया हूँ कि यहाँ पे शासन व्यवस्था जो थी वो नट के हाथों में थी, उनके हाथों में थी, ठीक है। और फिर जब यहाँ पे बाबा मलिक कासिम यहाँ पे आया, मतलब उसके लोग यहाँ पे आए, तो यहाँ पे कब्जे को लेके युद्ध हुआ। बाबा मलिक कासिम जो था उसके जो सिपाही वगैरह थे, ऐसा भी कहा जाता कि ये संत भी था। बाबा मलिक कासिम जो था संत था, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, जो युद्ध जिसके लोग युद्ध कर रहे हैं उसको संत कैसे कहा जा सकता है। तो फिर भी इतिहास में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है वो तो अब इतिहास वाले जाने, क्या सोच के लिखते थे पता नहीं। तो आइए जो जानकारी देंगे वो हम जानकारी ले रहे हैं, जो हमारे काम की चीज़ें उतना हम जानेंगे, बाकी जो आलतू फालतू इतिहास लिखा गया उसको तो हम यूज भी नहीं करेंगे। और आजकल के एग्ज़ाम में इतिहास से ये फालतू क्वेश्चन भी नहीं पूछे जा रहे हैं। अब 3-4 सालों का उत्तर प्रदेश का अगर आप उठा के एग्ज़ाम देखेंगे, पेपर उठा के देखेंगे, तो ये आलतू फालतू क्वेश्चन ही गायब हो गए हैं। हालांकि यूपी की जितनी वैकेंसी आती है सब हाई कोर्ट के चरण में शीश झुका के ही आगे बढ़ती हैं। और शिक्षक भर्ती का हाल आप लोग देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक
जो हुआ था 6 जनवरी 2019 को, उसकी हालत आप देख रहे हैं। हाई कोर्ट में 1 साल तक चला, अब चला गया है सुप्रीम कोर्ट में। कल ही उसकी सुनवाई थी 20 तारीख को। चलिए खैर, आइए हम लोग फिर चलते हैं कि जो 1028 के आसपास जब बाबा मलिक कासिम यहाँ पे आया तो उसमें नटों का शासन यहाँ पे था। फिर कब्जे को लेकर इनमें युद्ध हुआ और मऊ नट जो था उसकी हत्या कर दी गई, उसका संहार कर दिया गया। मतलब मऊ नट भंजन, भंजन का मतलब होता है मार देना। मऊ नट भंजन, भंजन का अर्थ होता है मार देना, ठीक है। भंजन का अर्थ होता है मार देना। और लुटेरे मलिक बंधु जो थे, मलिक बंधु जो थे, ये मऊ नट भंजन इसको मार दिए। फिर इस क्षेत्र पर उनका कब्जा हो गया। फिर इसका अब नाम को लेके हम बात करें, मऊ जो है, मऊ नट भंजन जो है, इसका नाम पड़ गया। और इसका वर्तमान में भी जो नाम है वहाँ का, मऊ नट भंजन जो है उसका नाम है मऊनाथ भंजन, ठीक है। मऊनाथ भंजन उसका नाम है। हालांकि बहुत विवादित ये है, इसको कोई कहता मयूर से निकला है। खैर, इस 5-7 जगह इसके विवादित वर्णन है, तो उसको अगर कभी हमें ज़रूरत पड़ी तो उसको अलग से बता देंगे इसके नाम के लिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। मतलब इसका मऊनाथ भंजन वर्तमान में नाम वहाँ पे है, मऊनट भंजन जो नाम था। अब आते हैं मौर्य वंश का जो शासनकाल था। मौर्य वंश हुआ और गुप्त वंश के जो राजा थे, इनके जो राजा थे, इनका जब दीप निर्वाण हुआ, मतलब इनका राज्य जब समाप्त हुआ तो मुगलों का शासनकाल आ गया था। संभवतः मुगल, मौर्य साम्राज्य के बाद मुगल ही यहाँ पे शासन किए थे। लुटेरे जो आए थे बाहर से, उन्होंने हिंदुस्तान को विभाजित किया और यहाँ के राजाओं को लूट पीट के मार कर यहाँ पर अपना शासन व्यवस्था बनाने लगे। तो जब मौर्य वंश और गुप्त वंश से का दीप निर्माण हो चुका था तो जौनपुर राज्य जो है उसके अंतर्गत मऊ आ गया था, ठीक है। जौनपुर राज्य के अंतर्गत मऊ जो है आ गया था। फिर ऐसे ही चलता रहा। फिर 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में मऊ जो था जौनपुर राज्य से अलग हो गया और आजमगढ़ क्षेत्र में आ गया था, ठीक है। 18वीं शताब्दी में जौनपुर राज्य जो था, जौनपुर राज्य से अलग होकर मऊ आ गया था आपका आजमगढ़ के पास। फिर ये आजमगढ़ के क्षेत्राधिकार में आ गया था। तो ऐसे ही चलता रहा 18वीं शताब्दी से। फिर 1932 में आजमगढ़ जो है एक स्वतंत्र जिला के रूप में विकसित हो गया। 1932 में आजमगढ़ स्वतंत्र जिला के रूप में विकसित हो गया। ये एक क्वेश्चन भी है कि आजमगढ़ जिला कब स्वतंत्र हुआ था, तो 1900 तब स्वतंत्र जिला कब बना, 1932 में। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के मंडलों में से एक मंडल है, तो इसकी स्थापना को लेकर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। फिर इसी तरह जब ये जिला स्वतंत्र बन गया तो इसके अधीन में मऊ जिला था। तो इसका जो राजस्व आता था, मऊ क्षेत्र का जो राजस्व आता था, आजमगढ़ क्षेत्र का राजस्व जो था, ये मऊ जो था उससे सबसे अधिक आता था। आजमगढ़ में जो राजस्व आते थे वो मऊ से सबसे अधिक आते थे। लेकिन विकास के मामले में जो आजमगढ़ का उस समय शासन व्यवस्था थी, उन्होंने मऊ क्षेत्र का विकास नहीं किया। जो मऊनाथ भंजन क्षेत्र, उनका विकास नहीं किया, जिससे वहाँ के लोगों में रोष पैदा हुआ और आंदोलन होने लगा। आंदोलन हुआ। फिर उसके बाद जब बस के बाहर हो गई तो 1988 में ये आजमगढ़ से अलग होकर मऊ जिला एक स्वतंत्र जिला स्वयं बन गया, ठीक है। कब बना था, 1988 में आजमगढ़ से अलग होकर मऊ एक स्वतंत्र जिला बना। अब जब 1988 में अलग हुआ तो इसमें जो योगदान था, अभी हमने आपको बता दिया था कि मऊ जिले को बनाने में कल्पनाथ राय जी का बहुत बड़ा योगदान था। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये आज हमने मऊ के बारे में आप लोगों को बताया। अगर आपको मऊ ज़िले के बारे में और कुछ बेहतरीन जानकारियाँ पता हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आइएगा और वहाँ पे वो जानकारियाँ दीजिएगा। और मैंने जो जानकारी दी, अगर इसमें कहीं गलती हो गई है तो
उसको आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जिसे हम भविष्य में सुधार देंगे। क्योंकि देखिए जो लाइव चलता है तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, हालांकि मैं इसीलिए नोट्स तैयार करके प्रॉपर बनाता हूँ, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन गलत हुआ तो आप गए भर्ती से बाहर। समझ रहे हैं ना? तो रिस्क नहीं लेना है, बहुत ज्ञानी बन के यहाँ पे नहीं बोलना है, जो आता है उतना बताया जाएगा, नोट्स चेक करके बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास सही सूचना जानी चाहिए। तो मऊ के बारे में आज हमने बता दिया है, और अगर कुछ गलत बताया होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हालांकि सब कुछ सही बताया, एक्यूरेट डाटाएँ हैं सारे। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पता है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अपने दोस्तों में, अपने ज़िले के लोगों को ये वीडियो दिखाइए, और प्रदेश के जितने छात्र हैं वो भी देखें, क्योंकि उत्तर प्रदेश स्पेशल में आपको सारे ज़िले यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको 75 के 75 ज़िले क्रमवार मिलेंगे। हम मंडल के हिसाब से डाल रहे हैं। आजमगढ़ मंडल चल रहा है, आजमगढ़ का वीडियो पड़ा हुआ है पीछे, उसको आप जाके देख सकते हैं। मऊ का अब आ गया है। अब कल मतलब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हमारा वो बलिया ज़िले का होगा। फिर अगला मंडल हम देखेंगे कौन सा होगा, बनारस का होगा तो बनारस का ले लेंगे, लखनऊ मंडल या गोरखपुर मंडल जो भी होगा हम उसको लेंगे। हम क्रमवार लेके चलेंगे, एक मंडल उठाएंगे और उसके सारे उस मंडल के अंतर्गत जितने ज़िले आ रहे हैं उनको लेके चलेंगे। तो चलिए, आज मऊ ज़िला हो गया है। वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा, और अपने विचार जो हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।